हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर 2 है मेरे लेक्चर सीरीज का ऑन क्लास 9th इकोनॉमिक्स and I am teaching right now chapter number 1 and the name of this chapter is The Story of Village पालनपुर। तो बच्चों, आप लेक्चर नंबर 1 पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जब आप लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देख ले तभी आप लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के बाद यदि आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चों, हमेशा की तरह मैं इस लेक्चर को शुरू करता हूं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। इसका अर्थ ये बच्चों कि आप तब तक असफल नहीं हुए हो जब तक आप कोशिश करना न बंद कर दो। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए बच्चों हम लोग देखते हैं आज के इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज। और आज के इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूं डू यू नो सेक्शन। और डू यू नो सेक्शन में आज एक बार फिर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो आपको बच्चों मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का होना जरूरी है। और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जो स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर है इसमें हम लोग यही सारे फैक्टर को देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे फैक्टर का इस्तेमाल दी स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में किया गया है और उससे जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को विलेजर्स के द्वारा जारी रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। तो आप देखिए बच्चों कि लैंड फिक्स होता है एरिया के मामले में, और जो भी विलेज पालनपुर में लैंड है वह हर एक फार्मर्स के पास लिमिटेड है। जो भी लैंड है आपका विलेज पालनपुर में वो या तो प्राइवेट लैंड है या फिर कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड हम उस लैंड को कहते हैं जिसका ओनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर फैमिली के पास रहता है, और कम्युनिटी लैंड ऐसे लैंड को कहते हैं जिसका ओनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली के पास न रह के पूरा सोसाइटी के पास रहता है। तो आप देखिएगा कम्युनिटी लैंड के ऊपर पूरे समाज का अधिकार होता है। तो विलेज पालनपुर में प्राइवेट लैंड भी है जो कि फार्मर्स का है, और कम्युनिटी लैंड भी है जो कि पूरे समाज का है। फिर आप देखिए बच्चों की जो फार्मर्स हैं विलेज पालनपुर के वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ 2 or more than 2 crops in a agriculture year on a same piece of land। जब हम एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को एक एग्रीकल्चर ईयर में ग्रो करते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब जो विलेज पालनपुर है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट क्वांटिटी में उपलब्ध है। इसके कारण जो विलेज पालनपुर है वहां का इरिगेशन सिस्टम काफी डेवलप है, जिसकी वजह से विलेज पालनपुर के जो फार्मर्स हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग करके अपने इनकम को काफी ज्यादा बढ़ाने में सफल होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है वो है लेबर। तो आप देखिएगा कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो लेबर इंटेंसिव है, और लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि इंडिया में ज्यादातर एग्रीकल्चर में काम लेबर से किया जाता है और कैपिटल का इस्तेमाल इंडिया में कम होता है, और इसीलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उससे लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो आप देखिएगा कि विलेज पालनपुर में भी जो फार्मर्स हैं
वो कम कैपिटल और ज्यादा लेबर के मदद से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करते हैं। आप देखिए बच्चों कि जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं वह विलेजेस में या तो मैन होंगे या फिर वुमेन होंगे। तो ऐसे ही विलेज पालनपुर में भी है, मैन और वुमेन दोनों एग्रीकल्चर लेबरर्स के रूप में काम करते हैं। आप देखिएगा कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनका सप्लाई उनके डिमांड से बहुत ही ज्यादा है, और ज्यादातर जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं वो पुअर होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वह लेबरर्स को कम पैसे पर काम करवाते हैं और लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसा ही विलेज पालनपुर के फार्मर्स भी करते हैं। विलेज पालनपुर के जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स को काफी कम वेज में उनसे काम लेते हैं, और इस तरीके से एग्रीकल्चरल लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है कहाँ पे, विलेज पालनपुर में। फिर अगले बच्चों कि अगला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है कैपिटल। तो आप देखिएगा हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिएगा कि जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए मनी का इस्तेमाल करते हैं, और जो मनी फार्मर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उसी को क्या कहा जाता है, कैपिटल। तो आप देखिएगा कि फार्मर जो है अपने मनी को स्पेंड करते हैं ट्यूबवेल्स खरीदने के लिए, ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। और जो कैपिटल फार्मर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बच्चों वो या तो फिक्स कैपिटल होता है या फिर वर्किंग कैपिटल। तो आप देखिएगा ट्यूबवेल्स या ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टर या थ्रेशर्स ये सब मशीन्स है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं, और एक बार ये मशीन्स फार्मर्स के द्वारा खरीद लिए जाते हैं तो कई साल तक इन मशीन्स का उपयोग फार्मर्स के द्वारा किया जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और इसी वजह से जो ट्यूबवेल्स और ट्रैक्टर्स हैं ये सब फिक्स कैपिटल में आते हैं। आप देखिएगा कि फार्मिंग करने के लिए सीड्स और फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल होता है, और सीड्स और फर्टिलाइजर जो है वो यूज हो जाता है किसमें, फार्मिंग एक्टिविटीज में। जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स है उनका डिमांड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बढ़ते हुए डिमांड से बढ़ते चला जाता है, और क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सीड्स फर्टिलाइजर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स का डिमांड बढ़ेगा। सीड्स और फर्टिलाइजर जो है वो अपने आप इस्तेमाल हो जाते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। सेम सीड्स और फर्टिलाइजर्स को हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, इसीलिए सीड्स और फर्टिलाइजर्स वर्किंग कैपिटल में आते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया है बच्चों कि फिक्स कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जो कि लगातार इस्तेमाल होते जाते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। एक बार फिक्स कैपिटल में आपको पैसा लगाना है और उससे जो आपको बेनिफिट है वो सालों साल मिलते रहेगा। जितने भी मशीन्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स है, लैंड है, ये सब फिक्स कैपिटल में आते हैं। और वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल है जिसका जरूरत जो है रेगुलर बेसिस पे पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल के केस में जो प्रोडक्शन है और जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसके बीच में सीधा संबंध होता है। मतलब कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। चलिए अब आप देखिएगा कि आप बोलेंगे कि आप तो सर लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और यहाँ तो आप 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखे हैं। तो जो 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा उसका नाम है एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के केस में कौन है, फार्मर्स खुद हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर जो है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल सभी को एक साथ लेके आए हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। जितना भी रिस्क है वो सारे कौन ले रहे हैं, फार्मर्स ले रहे हैं। और इसी वजह से जो फार्मर्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या है, एंटरप्रेन्योर है। तो बच्चों आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो अभी मैं एक्सप्लेन किया हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज की इस क्लास का नेक्स्ट टॉपिक।
और आज की इस क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आपको तो पता होना चाहिए कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल है। इंडिया का एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन बहुत ही ज्यादा स्लो हुआ है। इसके कारण आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है काफी स्लो स्पीड से बढ़ा है और हमारे देश का जो पॉपुलेशन है काफी तेज गति से बढ़ा है। इसलिए आप देखिएगा कि हमारे देश में एग्रीकल्चर गुड्स का डिमांड पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण काफी बढ़ा, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन हमारे देश में काफी स्लो स्पीड से बढ़ा। इसीलिए हमारे देश में एक समय में फूड ग्रेन का काफी ज्यादा कमी हो गया था। हमें जो है दूसरे देशों से फूड ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ता था ताकि हमारे देश के लोगों का फूड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और ऐसी स्थिति में जरूरत था इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का, और इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए एक क्रांति लाया गया और उस क्रांति को बोला गया हरित क्रांति, और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, जिसके मदद से हमारे देश का जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग जो है HYV सीड्स का इस्तेमाल को बढ़ावा दिए, साथ में इरिगेशन सिस्टम को काफी ज्यादा डेवलप किया गया। फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाए गए, साथ में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा फार्मर्स के द्वारा यूज किया गया। ये सब का जो नतीजा था वो ये हुआ कि इंडिया जहां पे फूड ग्रेन का एक समय काफी कमी हो गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण इंडिया में फूड ग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इंडिया जो है वो फूड डेफिशिएंट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री बन गया। तो आप देखिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे देश में आया था वह डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सोच का नतीजा था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन एक महान कृषि वैज्ञानिक थे भारत के, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ही जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया इंडिया में लाया था, और उन्हीं का देन है कि हमारे देश में फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण काफी ज्यादा बढ़ गया। और आप जानते हैं बच्चों कि इसी वजह से डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था। तो आप देखिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। यदि पॉजिटिव इम्पैक्ट का बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे देश में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो फार्मर्स हैं उनका इनकम बढ़ा, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा देश जो है वो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में सफल रहा, और उससे जो है हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग हुआ। ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में यदि बात करें तो आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के यूज करने से शॉर्ट टर्म में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा, और बहुत सारे जगहों पे जो सॉइल का प्रोडक्टिविटी है काफी ज्यादा कम हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद देखिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया इरिगेशन एक्टिविटीज में, और इसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत सारे रीजन्स का हमारे देश में काफी कम हो गए। आप देखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा है वो हर एक स्टेट को एक समान नहीं मिला। जैसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन सभी स्टेट को ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा मिला, और जो दूसरे स्टेट हमारे देश के उनको कुछ खास फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन से नहीं मिला, और इसके कारण रीजनल इनबैलेंस जनरेट हुआ आपके डेवलपमेंट में। इसका अर्थ ये कि कुछ स्टेट जो है वो डेवलपमेंट में आगे निकल गए और बाकी स्टेट जो है हमारे देश में वो पीछे रह गए डेवलपमेंट के मामले में, और इसी को कहा गया रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट।
चलिए अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या विलेज पालनपुर में सारे लोग जो है एग्रीकल्चर के ही ऊपर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए? तो इसका आंसर है कि विलेज पालनपुर में सभी लोग फार्मिंग करके ही अपना लाइवलीहुड नहीं अर्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं विलेज पालनपुर में जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी शामिल हैं और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को करके अपने लाइवलीहुड को अर्न करने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होता है। तो आप देखिएगा नॉन फार्म एक्टिविटीज या फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जिनमें फार्मिंग नहीं किया जाता, मतलब क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग ये सब किया जाता है। साथ में शॉपकीपिंग, उसके बाद आप देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन, ये सब यदि काम करके अगर लाइवलीहुड अर्न किया जा रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज। आप देखिएगा कि जो विलेज पालनपुर में जो लोग हैं वह फार्मिंग तो करते ही हैं, साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत लोग फिशिंग कर रहे हैं और बहुत लोग का खुद का दुकान है उसे चला रहे हैं। कुछ लोगों के पास अपना जो है वो ट्रैक्टर है या फिर टेम्पू है, वो सब चला करके अपने लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं विलेज पालनपुर के लोग। तो ये सब जो काम हो रहा है विलेज पालनपुर में, यही सब क्या है, आपका नॉन फार्म एक्टिविटीज है। आप देखिए बच्चों की नॉन फार्म एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है खासकर रूरल एरिया में नॉन फार्म एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर नॉन फार्म एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कम होता है। दूसरा आप देखिएगा कि नॉन फार्म एक्टिविटीज की वजह से जो एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर है वो काफी ज्यादा कम होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है इसके कारण बढ़ता है। उसके बाद देखिएगा नॉन फार्म एक्टिविटीज का कारण जो रूरल एरिया में लोगों का इनकम है उसका लेवल भी बढ़ता है। चलिए तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। अगर आपको सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमेशा की तरह आज की इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन, और आज के इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन है डू यू नो सेक्शन। तो क्या आपको पता है बच्चों भारत के वर्तमान कृषि मंत्री का नाम क्या है? हु इज द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यदि आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। एट प्रेजेंट मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में बनाऊं। तो अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।